गुड मॉर्निंग। अपने जर्नल के टॉपिक को अपन आज और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब तक आपको एसेट्स लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था। स्टार्टिंग अपन ने कैपिटल से की थी, कैपिटल, ड्राइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस की एंट्री अपन ने कर ली थी, इनकम्स की एंट्री कर ली थी, उसके बाद में एसेट्स की एंट्रियाँ अपन ने कर ली थी। अब कुछ एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो उनमें अपन आगे लेते हैं इस टॉपिक को। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो भाई, वैसे तो अगर कहा जाए तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या है ये चीज़ अपन देखते हैं। देखो भाई, हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। इसीलिए एक बिजनेसमैन एसेट्स किराए पे नहीं लेता है, एसेट्स को परचेज करता है, लाइट का कनेक्शन लेता है, लॉन्ग टर्म के लोन लेता है, लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शन करता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटी क्रिएट करता है। ये सारे के सारे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब बिजनेसमैन की ये थिंकिंग होती है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसकी टाइमिंग वो फिक्स नहीं करता कि 10 साल चलाऊंगा मैं बिजनेस को या 20 साल चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसलिए ये लॉन्ग टाइम के ट्रांजैक्शन करते हैं। जो बिजनेस शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज नहीं की जाती है। जैसे कि मेले में अगर कोई दुकानें लगाता है तो क्या वो ज़मीन खरीदता? नहीं। क्या वो लाइट का परमानेंट कनेक्शन लेता है वहाँ पे? नहीं। क्या वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है? नहीं, नहीं लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेता है, क्योंकि वो बिजनेस का टाइमिंग जो है वो शॉर्ट पीरियड का है। यहाँ पे हमारे बिजनेस का टाइम हम ये मानते हैं कि लॉन्ग टाइम है, इसलिए फिक्स एसेट्स परचेज की जाती है। तो जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है? जैसे कि मशीन है, ये आपके एक फिक्स एसेट्स है। जैसे कि आपके बिल्डिंग है, ये भी आपके फिक्स एसेट्स है। जैसे कि लैंड है, ये भी आपके फिक्स एसेट्स हैं। मोटर कार है, आपके फर्नीचर है, ये आपकी फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? 2-3 टर्म पूरे होते हैं इसमें तब फिक्स एसेट्स मानी जाती है। पहली चीज़ ऐसी एसेट्स जिसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ जो बार बार बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे अपन, और लगभग ज़्यादातर ये प्रोडक्शन के काम में आती है। ठीक है, इन फिक्स एसेट्स को अपन कंटिन्यू जब यूज में लेते हैं तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ हो उसकी कोई ना कोई एक सर्टेन फिक्स टाइम होता है। जैसे कि मशीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल चलेगी। आज अपन मोबाइल परचेज करते हैं तो एक अपन अनुमान लगाते हैं, कितने साल चलेगा कि 4 साल, बहुत अच्छा चलाओगे 6 साल, लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा। तो हर मशीन, हर बिल्डिंग, हर मोटर कार, फर्नीचर, इनकी क्या होती है? एक फिक्स टाइमिंग होती है। इनको एक फिक्स टाइमिंग में डिवाइड किया जाता है कि हमने जो हमारी मशीन परचेज की है, कितने की परचेज की? कि 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम क्या है? कि इसका जो हमारा लाइफ टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल चलेगी? कि 10 साल। 10 साल बाद में ये जो मशीन है वो इतनी पुरानी हो जाएगी कि इससे हम प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा मांगने लग जाएगी, प्रोडक्शन धीमा और ख़राब देने लग जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा क्रिएट होने लग जाएगी, तो हम अपने आप ही बंद कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू अभी इसकी वैल्यू नहीं रही, अभी ये हमारे काम की नहीं है। तो इसका एक अच्छा टाइमिंग अपन ने डिवाइड कर दिया, कितने साल चलेगी ये? 10 साल। तो 1 लाख रुपए का हमारा खर्चा हुआ, यानी कि एसेट्स परचेज की, कितने साल चलेगी? कि 10 साल। तो हर साल
आपके 10,000 रुपये की हमारा ये जो डिक्रीज हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, इसको अपन क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन। इस डिक्रीज वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं भाई? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि डेप्रिसिएशन क्या है। कि बिजनेस की वो फिक्स एसेट्स, रिपीट कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की वो फिक्स एसेट्स जिसको कंटिन्यू यूज में लेने, क्या कंटिन्यू यूज में लेने, उनका टाइम स्पेंड होने, उनमें अगर कोई डैमेज होता है तो डैमेज होने, या अदर किसी भी रीजन से मार्केट की रेट कम ज़्यादा होने, फ्लक्चुएशन होने, इनसे किसी भी कारण से इनकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, जो इनकी वैल्यू कम होती है, डिडक्ट होती है, ठीक है ना, तो उसको अपन कम वैल्यू को अपन क्या मानता है? डेप्रिसिएशन मानता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि बिजनेस की वो फिक्स एसेट्स, तो सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज में लिया? बिजनेस की फिक्स एसेट्स। मतलब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है भाई आपके फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि डेटर है, डेटर वो लोग जिनमें आप पैसे मांगते हो, डेटर आप किसी में 50,000 रुपये मांगते हो, 5 साल बाद में क्या उससे 45,000 मांगने लग जाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे उल्टा ब्याज लग के ज़्यादा ही मांगोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। केस है आपके पास गल्ले में अगर मान लो कि 10,000 रुपये पड़े हैं, तो इस साल भर अगर वो गल्ले में 10,000 रुपये पड़े रहेंगे तो अगले साल निकालोगे तो क्या वो 9,000 के हो जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है ना। तो केस हुआ, डेटर हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, ये जो है ये करंट एसेट्स, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? या तो वो की वही रहती है या बढ़ती है। इनके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है अभी? फिक्स एसेट्स पे। ऐसी फिक्स एसेट्स जिनको यूज में लेने, टाइम ख़त्म होने या डैमेज होने या अदर कोई फ्लक्चुएशन होने या अदर कोई भी रीजन से इनकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, इनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है, इस डिक्रीज वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं अभी? फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि फिक्स एसेट्स क्या है। अब यहाँ पर एक अपवाद भी है, वो ये है कि सर आपने अभी भी बोला कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो आपके फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो किसी समझदार बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताओ कि जो लैंड है, जो हमारी लैंड है, इसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होता? देखो हमारी जो लैंड है ये एक फिक्स एसेट्स भी है कि नहीं है? इसको अपन यूज में भी लेते हैं, इसका भी टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है ना, फिर भी इसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कारण क्या है अभी बताऊंगा। इसमें हमेशा एप्रिसिएटेड होती है ये लैंड की वैल्यू। कभी आपने सुना है कि मैंने 1 लाख रुपए की, हमारी जो लैंड 1 लाख रुपए की है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से वो कभी भी कम नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप महंगी खरीदो और फिर कम रेट में बेचो, आप बोलोगे 20,000 रुपये का घाटा खा लिया, 20,000 रुपये, वो डेप्रिसिएशन नहीं है भाई। लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? कभी अपन ने सोचा इन चीज़ों के ऊपर कि किसी की रेट बढ़ती है, किसी की रेट कम होती है? वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। अपन देखते हैं कि मंडी में कभी टमाटर की रेट बढ़ जाती है और कभी बहुत सस्ते मिलते हैं, कभी किसी सब्जी की रेट बढ़ जाती है और कभी बहुत सस्ती मिलती है। ये रीज़न होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है ना। लैंड जो है, लैंड का प्रोडक्शन नहीं हो सकता भाई। लैंड का कोई प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब आप कह सकते हो इसकी जो सप्लाई है वो क्या है? फिक्स है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमेशा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। यानी कि हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई अगर फिक्स है तो उसकी रेटें बढ़ती है, उसकी रेटें कभी भी कम नहीं होती हैं। तो आपके एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है अभी यहाँ से। थ्योरी का क्वेश्चन क्या बनता है
लैंड जो है ये आपके फिक्स एसेट्स है, फिर भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, क्यों? तो आपको इसका क्यों का आंसर लिखना है, क्योंकि लैंड जो है इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी सप्लाई जो होती है वो फिक्स होती है। पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ेगी, सप्लाई अगर स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी, तो उस चीज़ की रेट हमेशा इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तो ये तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपकी छोटी मोटी कहानियाँ थी भाई। अब बात आते हैं इसकी जर्नल एंट्री के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन को अपन ने क्या माना, अभी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माना है। डेप्रिसिएशन को अपन ने क्या माना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज क्यों है ये भी आपको पता चल गया कि आपने 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी थी, 10 साल तक चलेगी, तो हर साल 10,000 रुपये जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम ये मान रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, कितने साल चलेगी, 10 साल, तो पहले साल 10,000, पहला साल खत्म होते ही हम ये मानते हैं 10,000 तक की मशीन हम काम में ले चुकी। और एक्सपेंसेज की डेफिनेशन भी मैंने यही बताई थी, कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस जिसका आपने कंजप्शन कर लिया, कंजप्ट कर लिया, जिसको यूज ले लिया, जितना यूज लिया है उतना ही एक्सपेंसेज माना जाएगा भाई। समझ रहे हो आप, जितना आपने यूज लिया है उसी को एक्सपेंस माना जाएगा, बाकी को एसेट्स माना जाएगा। अगर आप कोई स्टेशनरी खरीद के लेके आते हो, 1 लाख रुपए की या 20,000 रुपये की स्टेशनरी परचेज करके लाए, उसमें से 5,000 रुपये की आपने काम में लेके ख़त्म कर दी, तो एक्सपेंसेज 5,000 ही माना जाएगा, बाकी 15,000 आपके पास एसेट्स पड़ी है। फिर आपने 3,000 रुपये की और खर्च कर दी उसमें से, तो 3,000 रुपये एक्सपेंस माना जाएगा और बाकी की 12,000 रुपये आपकी एसेट्स मानी जाएगी। वही चीज़ आपके यहाँ पर है, 1 लाख रुपये की आपने मशीन खरीदी, पूरी 1 लाख रुपये की आपकी एसेट्स है, 1 साल खत्म हुआ तो 10,000 रुपये की मशीन एक तरह से आपने यूज में ले ली, तो अगले साल आपके पास मशीन कितने की बचेगी, 90,000 रुपये की। तो अगले साल बैलेंस शीट में आप 90,000 रुपये दिखाओगे मशीन के, 1 लाख रुपये नहीं दिखाओगे भाई, ठीक है। फिर अगले साल 1 साल पूरा हुआ, फिर 10,000 रुपये की यूज आ गई, फिर अगले साल आप जब दिखाओगे उस साल आपके मशीन की वैल्यू 80,000 ही दिखाओगे। इसीलिए तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ एसेट्स जो होती है वो वैल्यू लेस हो जाती है, कुछ एसेट्स जो होती है वो क्या हो जाती है, वैल्यू लेस, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता रहता है। तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको अपन क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस मान रहे हैं। तो भी डेप्रिसिएशन देखो भी आपके क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है, तो आप एंट्री क्या करोगे इसकी, आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भी डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो भी ये बोलता है एक्सपेंसेज आर डेबिट, और इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए भी हम इसको डेबिट करते हैं। सही बात है ना। तो डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और टू रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड एसेट्स। अब रिलेटेड एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया, देखो भी मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था, 1 लाख रुपए की आपकी मशीन थी, पहले साल आपके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 10,000, तो अगले साल मशीन की वैल्यू कितनी बची, 90,000। तो आप ये बताओ डेप्रिसिएशन के कारण से हमारी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो मैंने क्या बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या रूल बताया था, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आपने रूल पढ़े ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आपने रूल पढ़े थे। तो डेबिट बैलेंस का रूल क्या बताया था कि अगर डेबिट बैलेंस का आइटम बढ़ता है तो डेबिट होगा, और डेबिट बैलेंस का आइटम अगर कम होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो मशीन 1 लाख की थी, कितने की हो गई डेप्रिसिएशन के कारण, 90,000। तो मशीन की रेट क्या हो रही है, कम, एसेट्स कम हो रही है, तो रिलेटेड एसेट्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है भाई। तो डेप्रिसिएशन का रूल आपको केवल रटना नहीं है भाई, केवल रटना नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना है कि मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया। तो आप बोलोगे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट बैलेंस का आइटम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया। एक अदर रूल हमारा ये भी है कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेज डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। ठीक है। एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इससे हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और एसेट्स डेबिट बैलेंस का आइटम है और कम होने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है भाई।
ठीक है, तो ये आपके जर्नल एंट्री का रूल हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट्स। अब कुछ एक अपन एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिया जैसे कि चार्ज्ड डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़ ऑन मशीन, मशीन के ऊपर 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी भी? आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन खर्चा होता है इनडायरेक्ट, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है भाई? मशीन के ऊपर चार्ज हो रहा है, तो टू रिलेटेड मशीन का नाम लिख देंगे हम, टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए हैं भाई? 5,000 रुपये, तो ये मैंने 5,000 लिख दिया। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, एक आपके इस टाइप से भी आता है, जैसे कि 2-3 मशीनों पे एक साथ दे दिया आपको बोल दिया चार्ज डेप्रिसिएशन 10,000 ऑन फर्नीचर एंड 5,000 ऑन बिल्डिंग। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? फर्नीचर पे तो 10,000 और बिल्डिंग पे 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ भी? 15,000। आप एंट्री सेम वही करोगे, आप करोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, आपने बताया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन टोटल कितना है कि 15,000, ये लो 15,000 रुपये लिख लिया। अब रिलेटेड एसेट्स को क्रेडिट करो, फर्नीचर के ऊपर कितना लगाया कि टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए लगाया कि 10,000 रुपये, और बिल्डिंग के ऊपर कितना लगाया तो टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग के ऊपर कितना चार्ज किया कि 5,000, तो ये 5,000। ठीक है भाई। कभी कभार परसेंटेज में भी दे देता है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। जैसे कभी कभार क्या करता है, परसेंटेज में दे देता है, तो परसेंटेज अपन निकालना जानते हैं, आराम से कर लेंगे। जैसे कि आपको बोल दिया कि चार्ज्ड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये की मशीन पे कितना परसेंट का? 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एंट्री सेम ही होगी भी आपके, आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 1,00,000 का 10%। अमाउंट तो अपन किसकी लिखते हैं? डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हैं ना, अमाउंट तो डेप्रिसिएशन की आएगी, तो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। तो एंट्री कितने से कर दोगे भी आपके? 10,000 रुपये से। तो ये आपके डेप्रिसिएशन का यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होने के कारण इसको हमने क्या किया? डेबिट किया है, और इससे रिलेटेड एसेट्स हमारी क्या होती है? कम होती है, इसलिए रिलेटेड एसेट्स को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इससे रिलेटेड अपन ने एंट्रियां कर दी। एक चीज़ वो याद रखोगे, लैंड फिक्स एसेट्स है, फिर भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि लैंड जो है वो आपके फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन, लैंड का जो प्रोडक्शन है वो आपके नहीं किया जा सकता, इसलिए सप्लाई इसकी फिक्स रहती है और इसकी डिमांड बढ़ती है। एक बार एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले जब मोबाइल चला था तो नोकिया का एक मोबाइल था, अपने घर वालों से पूछना, नोकिया 1200, 1800, 3200 ये इसकी सीरीज़ थी। तो नोकिया के ये जो मोबाइल चले थे ये बहुत मजबूत होते थे, ठीक है ना, कीपैड थे, काफ़ी मजबूत मोबाइल थे। जब इनकी सीरीज़ बंद हो गई थी, ठीक है, और जब स्मार्टफोन आ गए थे टच स्क्रीन वाले, तब एकदम से इनकी डिमांड वापस बढ़ी। इसका रीज़न ये था, जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर उस टाइम बैटरी का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता था, क्योंकि बैटरी उसकी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। इनकी बैटरी 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक चलती थी। तो इनकी एक बार डिमांड वापस आई, तो जो मोबाइल 1500 रुपये में बिक रहा था, लोग उसके 1800, 2000 रुपये तक भी देने लग गए, वो भी पुराने मोबाइल की, क्योंकि नया तो कंपनी प्रोडक्शन कर ही नहीं रही थी। पुराने मोबाइल की भी रेट 1500, 2-2000 रुपये लोग देने लग गए थे कि यार कहीं पर अगर इस टाइप का मोबाइल हो तो हमें दिलवाना, क्योंकि एक तो स्मार्टफोन अपनी जेब में, एक सिम उसमें डाल लेंगे ताकि कॉलिंग डिस्टर्ब नहीं हो। तो
कहने एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर बढ़ जाए और प्रोडक्शन अगर ख़त्म हो जाए, क्या प्रोडक्शन ये डिमांड अगर बढ़ जाए और प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई अगर कम पड़ जाए तो उसकी रेटें बढ़ती है, भले ही वो पुरानी हो या नहीं हो। तो यहाँ पे पुरानी एसेट्स के ऊपर भी यहाँ पे इस टाइम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा, इसके ऊपर एप्रिसिएटेड हो गई है, ठीक है। इसीलिए लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, बिल्डिंग के ऊपर चार्ज हो सकता है। बिल्डिंग पुरानी होती है, बिल्डिंग की एक वैल्यू मानी जाती है, लेकिन लैंड जो है ये माना जाता है लैंड का कुछ नहीं बिगड़ता है। मानते हैं अपन उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, लेकिन लैंड के ऊपर कभी भी अपन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाले टॉपिक लेंगे भी। आगे वाले टॉपिक अब अपन लेंगे जैसे कि ड्राइंग आपके हो गया, अपन टॉपिक लेंगे अब जैसे कि एक तो एबनॉर्मल लॉस का लेंगे। अगर माल अगर आग से या जल जाए या चोरी हो जाए तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक अपन माल अगर डोनेट कर देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, तो डोनेशन का अपन एक टॉपिक लेंगे। और कौन से टॉपिक अपने बच जाएंगे, एक आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपन टॉपिक लेंगे, और एक बैंक ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन के टॉपिक लेंगे। तो 4 5 6 टॉपिक बच गए अपने भी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक टॉपिक अपन और ले लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से करते हुए अपन आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही।